नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम में प्लेसेस इन न्यूज, स्पीशीज इन न्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे से आते हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। पर फिलहाल प्रीलिम्स के लिए हर साल आप देखते होंगे कि इन तीन टॉपिक्स में से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। और अगर हम मंथली इसको कंपाइल करके आपको दे दे रहे हैं तो आपको फायदा हो जाएगा। मई मंथ का हमने ऑलरेडी दे दिया था, ये जून मंथ का है आपके लिए, जहां प्लेसेस इन न्यूज, स्पीशीज इन न्यूज और इंटरनेशनल रिलेशंस जो रहे हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, हम सिर्फ आपको प्लेसेस या स्पीशीज नहीं बताना चाह रहे, उसके आसपास की पेरिफेरी को भी हम टच करते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन वहां से भी आए तो आप उसका जवाब दे सकें। जैसा कि पहला टॉपिक आप सभी के सामने आ रहा है, पैराग्वे। आइए देखते हैं कि पैराग्वे आपके लिए अचानक से क्यों इंपॉर्टेंट होने लगा। भाई, पैराग्वे और भारत के संबंध बहुत समय बाद बनते हुए लग रहे हैं। और पैराग्वे को अगर आप लोकेशन के फॉर्म में देखेंगे सर, तो आपके सामने दिख रहा है ये पैराग्वे का देश, ये है इसका बॉर्डर। और पैराग्वे से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको आप बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे पास होता हुआ दिख रहा है। खैर, अब सवाल यहां पर यह भी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां कहां से पास होता है। तो आप याद रखिएगा, कैप बी मतलब ये चिली से होगा, अर्जेंटीना से होगा, पैराग्वे से होगा और ब्राजील से होगा। तो ये चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पैराग्वे हो गया और ब्राजील हो गया, जहां से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर आप इस समय पैराग्वे के इस पूरे इमेज को देख रहे हैं या मैप को देख रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, एंडीज के जो माउंटेन है, जो कि साउथ अमेरिका की बहुत बड़ी श्रृंखला बनती है, वो यहां पर नहीं है, वो यहां पर नहीं है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। पैराग्वे हो, उरुग्वे हो, इन सब में हमारे एंडीज का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पर पैराग्वे में एक ऐसा ही लो लाइंग एरिया जो आपको पता होना चाहिए था, जिसका नाम है चैको या ग्रैंड चैको। अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो इस एरिया का नाम है ग्रैंड चैको। हम सब मिटाकर आपको दिखाना चाहते हैं, ये जो एरिया है इसका नाम है ग्रैंड चैको। आइए समझते हैं कि ग्रैंड चैको ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या है ये ग्रैंड चैको, क्या है समझिएगा। लोलैंड प्लेन एरिया है स्पैनिंग अक्रॉस अर्जेंटीना, बोलीविया, पैराग्वे, और इसको अपने ड्राई फॉरेस्ट, श्रबलैंड्स या ग्रासलैंड्स के लिए जाना जाता है। लो लाइंग प्लेन एरिया है ये। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट बायोम इन साउथ अमेरिका, अमेजोन के बाद। अमेजोन सबसे बड़ा बायोम है साउथ अमेरिका का, उसके बाद है ग्रैंड चैको। अच्छा, पैराग्वे को माना जाता है कि ये टॉप एक्सपोर्टर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। जी हां, प्रोड्यूसर की बात नहीं की जा रही। चाइना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर पैराग्वे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसका कंजम्पशन खुद का बहुत कम है। प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वे सेंटियागो पेन्ना पलासियोस भारत के दौरे पर रहे हैं जून 2 से 4 2025 में, इसीलिए हम आपको पैराग्वे के बारे में बता रहे थे। फिर से नक्शा देखिएगा, ये पैराग्वे साउथ अमेरिका का एक देश है। क्या ये लैंड लॉक्ड है? जी हां, आपने सही पकड़ा, ये लैंड लॉक्ड भी है। ये लैंड लॉक्ड भी है, जिसकी सीमाएं की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए कहां कहां इसकी सीमाएं छू रही हैं। नीचे अर्जेंटीना है, ये बोलीविया है, ये ब्राजील है। तो इन तीन देशों से ही इसकी सीमाएं छूती हैं। लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि क्या उरुग्वे का बॉर्डर भी पैराग्वे से लगता है? जी बिल्कुल भी नहीं लगता। पैराग्वे और उरुग्वे के बीच में अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमाएं आती हैं। ये पैराग्वे है, ये उरुग्वे है। ये पैराग्वे है तो ये उरुग्वे है, याद रखिएगा। और आप अगर इसकी राजधानी के बारे में जाने तो असुनशियन, असुनशियन इसकी राजधानी भी है। यहां पर कुछ नदियां हैं जो बह रही हैं, जैसे एक नदी आपको याद रखनी है, पैराग्वे नाम से ही एक नदी है जो असुनशियन से बह रही है। ये है पैराग्वे नदी, जो बहते हुए नीचे जाकर जुड़ जाती है पराना रिवर में, पराना रिवर में, और ये जाकर नीचे रियो डे ला प्लाटा बेसिन बनाती हैं। रियो डे ला प्लाटा बेसिन बनाती हैं कौन नदियां? आप जोड़ते हैं पैराग्वे में, पराना रिवर जोड़ते हैं, ये जाके बनाती हैं एक बेहतरीन ओपनिंग यहां बनता है रियो डे ला प्लाटा बेसिन के नाम से। तो असुनशन किस नदी पर है? याद रखिएगा, पैराग्वे नदी पर ही है, पैराग्वे रिवर पर ही है। और पैराग्वे रिवर बहुत लंबी है, ऊपर से आती है, पूरा बह रही है। ये पहला टॉपिक हमने आपको दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ लोकेशन नहीं पढ़ रहे, हम उसके आसपास की चीजों को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सवाल ऐसे ही बनेंगे। अब हम आपसे एक और चीज बता दें। देखिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर, तो आप ही को फायदा है।
आज अंतिम दिन है इस ऑफर का 19,999 का। पूरा जीएस का प्रिपरेशन विद बेस्ट कंटेंट, बेस्ट एजुकेटर जो यहां पर आपको दिन रात मेहनत करके दे रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट डिसिप्लिन मैनर में दे रहे हैं। जुड़ जाइए सर, ये ऑफर खत्म होने वाला है। सारा जीएस का मतलब सीसैट, टेसरी, सब कुछ आपको मिलता है इधर ही। अगले लोकेशन पर हम आपको ले चलते हैं, वो है नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका की लोकेशन है। नाइजीरिया इसलिए न्यूज में बहुत बना रहा क्योंकि यहां पर सबसे पहले आपको बता दें, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बोको हराम। बोको हराम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आए दिन नाइजीरिया में लोगों को मारता रहता है और इस बात पे वो अपने आप को बहुत प्राउड फील कराता है। यहां पर नाइजीरिया में एक और व्यथा पैदा हो गई जब 150 लोग मर गए सर, कुछ सीवियर फ्लड्स कॉज हो गए थे बहुत भयानक रेनफॉल के कारण। अलाउ डैम है लोकेटेड ऑन द नगड्डा रिवर इन नाइजीरिया, फट चुका था। अगर आप देखेंगे तो यह है हमारा नाइजीरिया, यह है हमारा नाइजीरिया। और नाइजीरिया के बॉर्डर्स की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा बेनिन, नाइजर, इधर आपको दिखेगा ये वाला पार्ट है पूरा कैमरून का, ये वाला पार्ट है पूरा कैमरून का। और अगर आप इस मैप को थोड़ा ठीक से देखें, थोड़ा सा हम यहां पे इरेज करके आपको दिखाना चाहेंगे। अगर आप यहां पर हैं तो आप बेनिन में हैं, आप ऊपर जा रहे हैं तो आप नाइजर में जा रहे हैं। ये वाला देश जो इसके साथ बॉर्डर बना रहा है ये है चैड, और नीचे जो आपका है ये है पूरा कैमरून, ये है आपका कैमरून। सो चैड, नाइजर, बेनिन और कैमरून, चैड, नाइजर, बेनिन और कैमरून आपके साथ बना रहे हैं बॉर्डर। और चैड और नाइजीरिया के बॉर्डर पर ही एक लेक है जिसका नाम है लेक चैड, लेक चैड जो कि सूखती चली जा रही है, ये सूखती चली जा रही है। यहां पर अलाउ डैम है किस नदी पर? नगड्डा रिवर पर था जो कि फट गया। नगड्डा रिवर पे था हमारा एक डैम, अलाउ डैम, जो कि फटा। उसके बाद बहुत वहां पर दिक्कत हुई, बाढ़ आई जिसकी वजह से लगभग 150 लोग मर गए। तो जो 2-3 नाम आपको याद रखने हैं, देखिए अब नगड्डा रिवर हो, अलाउ डैम हो, याद नहीं होगा, पर अलाउ डैम से नाइजीरिया याद रखिएगा। अच्छा, अब नाइजीरिया को देखिए फिर से। क्या नाइजीरिया से इक्वेटर निकल रहा है? जी नहीं निकल रहा। क्या नाइजीरिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या नाइजीरिया से प्राइम मेरिडियन पास होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मतलब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट जो आपका लाइन है वो यहां से पास नहीं हो रही है। ये है नाइजीरिया के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आपको बता दें माउंट एटना के बारे में। माउंट एटना आप देखिएगा ये सिसिली आइलैंड है, ये इटली है आपका, इटली की चोंच से निकला हुआ सिसिली आइलैंड है जहां पर आपको मिलता है माउंट एटना। माउंट एटना सर यूरोप का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है। लगातार ये इरप्शन करता रहता है और जब इरप्शन करता है तो बहुत ऊपर तक भेजता है अपने लावा को, अपने जितने अंदर भरा हुआ है उसने डस्ट को, गैस को, सबको ऊपर तक भेजता है। ये है माउंट एटना, ये है माउंट एटना। और जरूर ये माउंट एटना के बारे में आपको बताना है यहां पर कि ये एक तरह का स्ट्रैटो वोल्केनो है। स्ट्रैटो वोल्केनो का मतलब होता है जो बार बार इरप्शंस करके अलग अलग स्ट्रैटा में बनते हैं, उनको बोलते हैं हम स्ट्रैटो वोल्केनो, जो कि लेयर्स बना लेते हैं, ये होते हैं स्ट्रैटो वोल्केनो। ये है माउंट एटना। कहां है? सिसिली आइलैंड है। कहां है? मेडिटेरेनियन सी है। कहां है? इटली दिख रहा होगा अगर आपको तो ये एड्रियाटिक सी है, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है, यहां एड्रियाटिक है। और ये रहा माउंट एटना, माउंट एटना। अगली लोकेशन जो आपके सामने आ रही है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसका जिक्र बहुत बार हमने किया है, वो है इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चला। यहां पे कुछ नाम आपको याद रखने होंगे ईरान के, जहां पर हमला किया गया था ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से। इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लायन, एक मैसिव एयर स्ट्राइक टारगेटिंग ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूक्लियर फैसिलिटीज। पहला याद रखिएगा बुशहर, बुशहर ईरान के बिल्कुल साउथ में आप देखेंगे तो बुशहर पड़ेगा। इसकी खासियत आपको बता दें, पूरे वेस्ट एशिया का ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिससे बिजली सप्लाई की जाती है ईरान में, पहला वेस्ट एशिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट। दूसरा याद रखिएगा, एकदम टॉप पर आप आ जाइए, आपको दिखेगा यहां तेहरान है।
तेहरान राजधानी है ईरान की। यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका कैस्पियन सी है, यहां पर आपको कैस्पियन सी दिखेगा। और अगर आप थोड़ा उसके नीचे देखेंगे तब आपको दिखेगा फर्दो। फर्दो फर्दो के साउथ में देखेंगे दिखेगा नतांज। नतांज के आप साउथ में दिखेंगे दिखेगा इस्फाहान। ये तीन नाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तेहरान जो कि राजधानी है, तेहरान के नीचे आपको मिलेगा फर्दो, फिर आपको दिखेगा नतांज, फिर आपको दिखेगा इस्फाहान। इस्फाहान, ये तीन नाम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तेहरान, फर्दो, नतांज और इस्फाहान। और बुशहर जो कि पूरे वेस्ट एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ये अपने आप ही में इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन की, जहां इजराइल ने लगातार हमला किया है इन सभी के ऊपर हमला किया है। अब मेंस का पॉइंट अलग होगा यहां पर फिलहाल हम आपको बता रहे कि 4 लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। तो लोकेशन नॉर्थ से साउथ याद रखिएगा। पहले तेहरान है, फिर फर्दो है, फिर नतांज है, फिर इस्फहान है, और लास्ट में आपको पड़ता है बुशहर। बुशहर एकदम आखिरी में पड़ता है। अच्छा, आइए लेकर चलते हैं आपको सोकोत्रा में। यमन दिख रहा है आप लोग को, ये यमन है। यमन से कुछ किलोमीटर की दूरी पे देखिए सोकोत्रा आइलैंड है। सोकोत्रा आइलैंड यमन का ही है। यहां पर यूएई और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर कुछ करने की सोची है। यूएई और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर कुछ करने की सोची। व्हाट दे आर डूइंग इज अ जॉइंट ऑपरेशन फॉर 2 ईयर ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम, ताकि वहां पर जो सीवियर चाइल्ड और मैटरनल माल न्यूट्रिशन बना हुआ है उसको टैकल कर सके। सोकोत्रा एक बायोडायवर्सिटी रिच आइलैंड है जिसको कहा जाता है कि ये हमारा गैलेपगोस है इंडियन ओशन का। गैलेपगोस ऑफ इंडियन ओशन। वैसे यहां पर आपसे हम सवाल पूछ लें कि गैलेपगोस आइलैंड है कहां पर वाकई में, क्या ये पैसिफिक में है, क्या ये अटलांटिक में है, आप कमेंट करके जरूर नीचे बताइए। पर इंडियन ओशन का गैलेपगोस हम बोलते हैं सोकोत्रा आइलैंड को, सोकोत्रा आइलैंड को जो यमन का है। तो गैलेपगोस ऑफ द इंडियन ओशन है जहां पर यूनिक फ्लोरा और फौना हमें मिलता है। इसको हम लोगों ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया हुआ है 2008 से ही, क्योंकि यहां एंडेमिज्म बहुत ज्यादा है। 37% ऑफ इट्स प्लांट स्पीशीज आर फाउंड नोवेयर एल्स, दैट इज द डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। यहां के 37% तक प्लांट ऐसे हैं जो कहीं भी और नहीं मिलते। इसी को हम बोलते हैं एंडेमिसिटी, और यही एंडेमिज्म है यहां का। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल कर आ रहा है आपके लिए वो यही है, सोकोत्रा की लोकेशन अरेबियन सी में है, यमन का है। डब्ल्यूएचओ और यूएई ने मिलकर यहां कुछ करने की सोची है कि भाई हम यहां पर मालन्यूट्रिशन खत्म कर देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गैलेपगोस ऑफ द इंडियन ओशन। क्या नाम है? सोकोत्रा आइलैंड। सोकोत्रा आइलैंड। चलिए, आपके सामने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बना हुआ आ रहा है। बार बार न्यूज में बना ही रहता है, आपको ये पता है कहां है। आप अभी यहां थे यमन में, अब आप यहां ओमान है, ओमान के ऊपर देखेंगे गल्फ ऑफ ओमान बना हुआ है। ये पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने के लिए जो बीच में स्ट्रेट है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसी का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दो ऑयल टैंकर यहां टकरा जाते हैं, यह भी न्यूज में बना रहा कि दो ऑयल टैंकर्स एडालिन एंड फ्रंट ईगल यहां टकरा गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ट्रिगरिंग कंसर्न्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रेड स्टेबिलिटी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक चोक पॉइंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ठीक ऊपर आप देखिए ईरान बना हुआ है, और उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो टेरिटरी है ठीक नीचे वो है ओमान की मुसद्दन पेनिनसुला। मुसद्दन पेनिनसुला इसका नाम है, और इसीलिए ओमान भी वहां पर मौजूद है अपनी टेरिटरी लेकर। याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को टच करने वाला यूएई तो है ही, साथ ही में ओमान भी है, क्योंकि ये ओमान की टेरिटरी है। जो ओमान यहां आप देख रहे हैं इसकी एक पेनिनसुला की टेरिटरी है, मुसद्दन पेनिनसुला, जो कि आपको यहां दिखेगी। तो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। हम इसके बारे में आपको और बताना चाहते हैं। आप अगर तैयार हैं सुनने और समझने को, तो आपको बता दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना इंपॉर्टेंट है इस पूरे विश्व के लिए कि लगभग 20% ऑफ ऑयल ग्लोबल यहीं से पास होता है, यहीं से पास होता है।
लगभग 40% तक गैस पूरे वर्ल्ड का यहीं से पास होता है, यहीं से एक्सट्रैक्ट भी होता है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो लगभग हमारा 50 से 55% तक ऑयल और गैस दोनों ही इसी एरिया से पास होता है। तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ ये पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी मायने रखता है। ऐसा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे कौन से और स्ट्रेट्स हैं जो कि आपको बहुत बेहतरीन चोक पॉइंट्स के तौर पर दिखाई देते हैं आपके मैप पर। जरूर उसको देखकर बताइएगा नीचे कमेंट करके कि क्या है। चलेगा एवरीवन? डन डन ओके। चलिए हम आगे लेकर चलते हैं आपको, और हम बात करने चाह रहे हैं यमन की। अभी आप यमन पे ही थे और यमन का एक सोकोत्रा आइलैंड आप देख रहे थे। अब हम आपको बताने वाले हैं यमन का एक पोर्ट है जिसका नाम है होडाइडा। होडाइडा होडाइडा पोर्ट क्या है? होडाइडा पोर्ट है यमन का, जो कि हमले में रहा या जिसके ऊपर हमला किया गया। इजराइल ने कंडक्ट किया अपना पहला नेवल स्ट्राइक यमन के होडाइडा पोर्ट पर, ताकि वहां पे हाउदी रेबेलियन के खिलाफ लड़ सके। आप अगर इस यमन देश को देख रहे हैं सर, तो आपको बता दें कि इसका ये वाला जो पोर्शन है पूरा यमन का, इसको ऑक्यूपाई कर लिया है हाउथीज ने, इसको ऑक्यूपाई कर लिया है। यहीं अगर आप देखेंगे तो यमन की राजधानी सना है और हाउदीज यहां पर भी कब्जा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये आपका पूरा यमन है, और इसी यमन के आप बिल्कुल साउथ में देखेंगे एक स्ट्रेट बना हुआ है। उस स्ट्रेट का नाम है बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब स्ट्रेट है ये, जो कि रेड सी को जोड़ता है आपका गल्फ ऑफ एडन से। ये रेड सी है, ये है गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन, एडन भी यहीं का पोर्ट है यमन का ही, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन, और ये है रेड सी। तो बाब अल मंडेब स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है? रेड सी को जोड़ता है गल्फ ऑफ एडन से, गल्फ ऑफ एडन से। तो होडाइडा कहां है? रेड सी में है। किसका पोर्ट है? यमन का है। क्यों हमला हुआ? हाउदीज वहां पर कब्जा करके वहां से आने वाले सारे वेजल्स पे अटैक कर रहे थे, इसलिए वहां पर हमला किया गया है। होडाइडा होडाइडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए साइप्रस की बात करते हैं। साइप्रस इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको पता है क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिट किए साइप्रस को। साइप्रस की लोकेशन देखिएगा सर, बहुत स्ट्रैटेजिक है। अगर ये तुर्की की बॉर्डर्स हैं तो ठीक तुर्की के साउथ में है साइप्रस। पूरा एक इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री आपको दिख रहा है साइप्रस। मेडिटेरेनियन सी चारों तरफ घुमा हुआ है। राजधानी आप देख सकते हैं निकोसिया। निकोसिया निकोसिया, और ये निकोसिया बिल्कुल सेंट्रल मार्क्ड है। अगर आप देखेंगे बिल्कुल सेंट्रल मार्क्ड भी है पूरा ये निकोसिया, सेंट्रल मार्क्ड भी है। अब हम लोग यहां क्यों गए हम आपको बता दें, क्योंकि तुर्की ने तो कसम खा रखी है भाई कि ये पाकिस्तान का ही साथ देगा, तो तुम देते रहो फिर बैठ के। तो हम आसपास थोड़ा सा जाएंगे, बात करेंगे। साइप्रस ऐसा देश हमें मिला जिससे हमें बात करने में आसानी भी है, और हम वहां पर ठीक ठाक अपने संबंधों को भी बना सकते हैं। ये साइप्रस का देश है जो आप अपने सामने देख रहे हैं। अब एक्चुअली साइप्रस को दो हिस्सों में बांटा गया है फिलहाल। एक तरफ ऐसा साइप्रस है जहां तुर्की का अभी भी कंट्रोल चलता है, और नीचे वाला साइप्रस है जो वाकई में रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है। इसीलिए हम यहां पहुंचे कि भाई आप यहां पर क्यों नहीं पूरा साइप्रस रूल कर रहे हो, क्यों अलग अलग बातें कर रहे हो, आप तैयार रहो। बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी यहां पर, इसका नाम है पर्पल लाइन, जो कि यूनाइटेड नेशन से बनाई हुई है। हम आपको मिटाकर एक बार दिखाना चाहेंगे, अगर आपकी नजर पड़ चुकी है तो देखिएगा। ये बीच में आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है ये है लाइन ऑफ बफर। यही बफर जोन है जो इन दोनों के बीच में बनी है, क्योंकि ऊपर का भाग तुर्की देख रहा है, तुर्की साइप्रस देख रहा है, और नीचे का इंडिपेंडेंट रिपब्लिक साइप्रस देख रहा है। हमने यही बोला कि भैया तुम बदलो इसको, क्या उसके चक्कर में पड़े हो, अपना नया लो, पूरा टेरिटरी लो पूरा अपना। देखते हैं आगे क्या होता है। पर ये बफर जोन है जो बीच में दिख रहा है, यहां यूनाइटेड नेशन ने अपना बफर जोन बनाया हुआ है। चलेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब साइप्रस देखे हैं तो आपको तो क्रोएशिया भी देखना पड़ेगा। ये देखिए क्रोएशिया है, क्रोएशिया है ये। आप हैं कहां पर? अभी कुछ देर पहले आप इटली के पास थे, याद आ रहा है?
इटली के नीचे आपने सिसिली देखा, वहां माउंट एटना देखा है। इटली के ठीक बगल में एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी के ठीक बगल में क्रोएशिया है। ये है एड्रियाटिक सी के ठीक बगल में, ये इटली है, ये एड्रियाटिक सी, ये पूरा क्रोएशिया का देखिए कोस्ट कितना बड़ा बना हुआ है और अंदर तक ये गया हुआ है। ये है क्रोएशिया, ये है क्रोएशिया। क्रोएशिया से संबंध हमारे पुराने तो है, हालांकि ये सब किसी समय एक युगोस्लाविया की टेरिटरी हुआ करती थी। हमारे अच्छे संबंध है, जोसेफ ब्रोज टीटो यहीं से बिलोंग करते हैं, उनकी नेशनैलिटी क्रोएशियन ही है। वो टाई लगाने की आदत जो हमें पड़ी है या जो सिखाई है वो क्रोएशियंस ने सिखाई है। और क्रोएशिया आज हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यूरोप से और इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो क्रोएशिया हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई एड्रियाटिक सी आपका रास्ता दे रहा है अंदर जाने का, मैं और यूरोप में जा सकता हूं। यहां पर एक प्लेन है जिसका नाम आपको याद रखना है, पेनोनियन प्लेन्स। ये रिच एग्रीकल्चरल लैंड है, इसके पेनोनियन लैंड्स, इनका नाम है पेनोनियन लैंड्स। पेनोनियन लैंड्स कहां पर है, पेनोनियन प्लेन्स कहां पर है, याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पीटी में आएगा, क्रोएशिया। पेनोनियन प्लेन्स कहां पर है, क्रोएशिया में है, क्रोएशिया। क्या क्रोएशिया में आपको ठीक ठाक कोस्टल एरिया दिख रही है सर? जबरदस्त, जबरदस्त दिख रही है, जबरदस्त दिख रही है। याद रखिएगा ये क्रोएशिया है। अब हम आपसे एक सवाल यही पूछना चाहते हैं, देखते कितना लोग जवाब दे पाएंगे। इस कोस्ट को हम लोग बोलते हैं डाल्मेशियन कोस्ट, डाल्मेशियन कोस्ट हम इसको बोलते हैं। और डाल्मेशियन कोस्ट का अर्थ है जहां पर माउंटेन्स रहे होंगे पर धीरे धीरे वो सबमर्ज होते जा रहे हैं पानी में, इसको हम बोलते हैं डाल्मेशियन कोस्ट या फिर कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस। कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस इज इक्वल टू डाल्मेशियन कोस्ट। मैप पर देखिएगा सर, हमें नहीं लगता कि आपको बहुत डिटेल में इसको कभी बताया जाएगा, पर हम बताना चाहेंगे क्योंकि क्वेश्चन आएगा। ये पूरा कोस्ट को अगर आप देखिए, देखिए आपको छोटे छोटे से इनलेट्स दिख रहे हैं, कुछ माउंटेन टाइप दिख रहे हैं, सब माउंटेन है सर। अगर पानी नीचे जाएगा ना तो ये सब बाहर आ जाएंगे। ये माउंटेन्स हैं, डूबे हुए हैं पानी में, इसीलिए इनको बोलते हैं डाल्मेशियन कोस्ट। डाल्मेशियन मतलब हो गया द कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस, डूब गए हैं, डूब गए हैं ये सब। तो कहां है डाल्मेशियन कोस्ट? क्रोएशिया। कहां है डाल्मेशियन कोस्ट? क्रोएशिया। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो बताइए जरा कि भारत में कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस वर्सेस कोस्ट ऑफ इमरजेंस कहां है? आपको बताना है कि वेस्ट या ईस्ट में कहां पर कोस्ट ऑफ इमरजेंस है और कहां पर कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस है। आप हमें बताएंगे नीचे कमेंट करके कि कहां पर क्या है। देखें आपकी तैयारी हम। चलिए आपको लेकर चलते हैं आर्मेनिया। अच्छा देखिए, आर्मेनिया इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट बना क्योंकि आर्मेनिया का बॉर्डर छू रहा है ईरान को, है ना। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो हमारे यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ते हैं। हमने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु। और हमने ईरान से लोगों को बोला कि आप आर्मेनिया आ जाओ, आर्मेनिया से हम आपको बाहर निकाल लेंगे। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान, जहां से हमने इनको बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया। ऑपरेशन सिंधु काफी सक्सेसफुल रहा है। आर्मेनिया के बॉर्डर्स अगर आप देखें तो नीचे हो गया ईरान, इधर हो गया अजरबैजान, ऊपर आइए, ऊपर हो गया जॉर्जिया, ये हो गया जॉर्जिया। इधर ये पूरा जो आपका बॉर्डर है तुर्की का है और फिर से आप देखेंगे कि यहां पर अजरबैजान आ चुका है। तो ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की, इसके आपके सीमाएं बना रहे हैं, बॉर्डर्स बना रहे हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट है आर्मेनिया मेरा। और आर्मेनिया में आपको एक नाम और पता है, जो आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान चल रहा है, याद रखिए नाम, क्या नाम है उसका? नगोर्नो कैराबाख। नगोर्नो कैराबाख, याद रखिएगा ये नगोर्नो कैराबाख रीजन जो है वो एक बहुत बड़ा कंटेंशियस पॉइंट बना हुआ है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। नगोर्नो कैराबाख, नगोर्नो कैराबाख रीजन, ठीक है, यही है आपका नगोर्नो कैराबाख वाला पॉइंट, यही है आपका नगोर्नो कैराबाख रीजन है जो कि कंटेंशन है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। आइए आपको लेकर चलते हैं लेक नट्रॉन में, लेक नट्रॉन की बात करते हैं। लोकेशन देखिएगा बस, आप अगर केनिया में हैं तो आप
उसके साउथ तंजानिया को देखिए और नॉर्थ केनिया के बीच में देखिए। भाई ये है मेरा तंजानिया और ये है केनिया। और मजेदार हम आपको बात बता दें कि यहां से इक्वेटर बिल्कुल यू पास होता है, मतलब तंजानिया से पास नहीं हो रहा है पर केनिया से हो रहा है, युगांडा से इक्वेटर पास हो रहा है। और मेरा इक्वेटर लेक विक्टोरिया से पास हो रहा है। इस लेक को जो आप देख रहे हैं ना, ये लेक विक्टोरिया है, ये लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया के ईस्ट में चलेंगे, आपको मिल जाएगा लेक नेट्रॉन। बिटवीन केनिया एंड तंजानिया यू विल हैव लेक नेट्रॉन, लेक नेट्रॉन, लेक नेट्रॉन। और आए दिन सर देखिए सारी लेक सूखती जा रही हैं, न्यूज में बनी रहती हैं कि सूखती जा रही हैं। लेक नेट्रॉन का पानी तो बहुत बार न्यूज में रहता है, ग्रीनिश पानी हो जाता है कई बार, तो लेक नेट्रॉन का बहुत ज्यादा सैलिनिटी है वहां पर। यह है लेक नेट्रॉन, लेक नेट्रॉन जो न्यूज में बनी रहती है। कहां है? केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर है। इसी तरह एक और नाम हम आपको देना चाहेंगे, धनुषकोडी। भाई ये आपका तमिलनाडु से चलिए रामेश्वरम आइए, रामेश्वरम का बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंच जाइए, धनुषकोडी है। तमिलनाडु ने ऑफिशियली ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी बनाने की बात कर दी है धनुषकोडी में, ताकि हम इन क्रिटिकल वेटलैंड्स को बचा सकें अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से होते हुए भारत की तरफ आते हैं, हम इन एरियाज को बचाना चाहते हैं, इसीलिए धनुषकोडी में हमने ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी को घोषित कर दिया है, ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी को घोषित कर दिया है। यह है हमारा धनुषकोडी का पार्ट। धनुषकोडी कहां है देख लीजिए आप, गल्फ ऑफ मन्नार है नीचे, यह है पाक स्ट्रेट, यह है गल्फ ऑफ मन्नार, यह है पाक स्ट्रेट, बीच में आपका धनुषकोडी का एरिया है। धनुषकोडी। ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में सुन लीजिए। ग्रेटर फ्लेमिंगो लार्जेस्ट एंड द मोस्ट वाइड स्प्रेड फ्लेमिंगो स्पीशीज है। इनका पिंक प्लूमेज है, लॉन्ग लेग्स है, कर्व्ड बिल है। ये ब्राइन श्रिम्प, एल्गी, डायटम्स को खाते हैं, सलाइन वेटलैंड्स में रहना पसंद करते हैं। अफ्रीका, यूरोप, वेस्ट और साउथ एशिया में मिलते हैं, भारत में भी मिलते हैं। शैलो सलाइन वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस हम आपको बता दें, लीस्ट कंसर्न है और भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में है, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन तो इनको नहीं मिली हुई है। ये है ग्रेटर फ्लेमिंगो। हम आपसे क्या यहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं। क्या बताएंगे कि बंगाल फ्लोरिकन का क्या हालत है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या? क्या आप हमें बता सकते हैं लेसर फ्लोरिकन का क्या हालत है भारत में, क्या स्टेटस है आईयूसीएन में? जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आप क्या सही रास्ते हैं कि नहीं है। ग्रेटर फ्लेमिंगो पढ़ के छोड़ थोड़ी ना देना है, बंगाल फ्लोरिकन का बताइए, लेसर फ्लोरिकन का बताइए, तब मजा आएगा। ठीक, चलिए, और कुछ आपको भी काम करना पड़ेगा हमारे साथ साथ। सेंट्रल एशियन फ्लाईवेन के बारे में बता दें सर, आर्कटिक रशिया से निकलकर इंडियन ओशन तक आते हैं, इंडिया के वेटलैंड्स पर रुकते हैं सर। बहुत क्रूशियल हमारा होता है इंडिया का वेटलैंड ये। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व यहीं पर है सर। फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ एंड साउथ एशिया बनाया गया था, ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी घोषित है। गल्फ ऑफ मन्नार का बायोस्फीयर रिजर्व, जहां के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी बन रहा है, वो ऑलरेडी गल्फ ऑफ मन्नार का बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए, हम आपको एक और नदी दिखाना चाहेंगे जो कि मुंबई में है, इसका नाम है मिठी रिवर। मिठी रिवर याद रखिएगा, मुंबई में एक मिठी रिवर है जो जाकर अरेबियन सी में गिर जाती है, इसका नाम है मिठी रिवर। मिठी रिवर हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि एक सीजनल रिवर है जो कि मुंबई में है और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रेनेज आउटलेट है। जब मानसून का पानी आता है तो यहां से पानी को अरेबियन सी में डाला जाता है। यहां पर छापेमारी की थी ईडी ने, इसलिए न्यूज में बना रहा। 65 करोड़ रुपए का यहां पर कुछ कनेक्शन मिला है स्कैम का। यह है मिठी रिवर और यहां से पानी निकलकर गिरता है अरेबियन सी में, सीजनल रिवर है। मिठी रिवर कहां है? मुंबई, मुंबई, मुंबई। एक नाम हम आपको और दिखाना चाहेंगे जिसका नाम है सुबर्णरेखा रिवर। सुबर्णरेखा रिवर आप देखेंगे सर तो एक पूरा अलाइनमेंट है, ऊपर से आते हैं। आप दामोदर को जानते हैं, दामोदर के नीचे है सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा के नीचे ब्रह्माणी, बैतरणी, इसके नीचे महानदी, इसके नीचे महानदी, और नीचे जाएंगे ऋषिकुल्या। तो सुबर्णरेखा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर पे आपको दिख रही है। ये जो ओरिजिनेट करती है वो पिस्का नगरी, रांची, झारखंड के पास से इसका उद्गम होता है। नेम सुबर्णरेखा इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां पर हिस्टोरिकल गोल्ड माइनिंग होती थी, स्ट्रीक ऑफ गोल्ड कहा जाता है, एंड इट फ्लोज थ्रू झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, दैट इज सुबर्णरेखा रिवर। सुबर्णरेखा रिवर, तो ये आप देख लीजिए, दामोदर ऊपर जाके यहां वेस्ट बंगाल में गिर रही है, ये सुबर्णरेखा,
वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के बीच में चल रही है, सुवर्णरेखा रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और आपको हम जगह दिखाना चाहेंगे जो है तवी रिवर, रिवर तवी, TAWI रिवर तवी। यहां पर तवी रिवर से लोगों को रेस्क्यू किया गया आफ्टर सडन फ्लैश फ्लड कॉज्ड बाय हेवी रेनफॉल। तवी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की, तो चेनाब रिवर आपकी ऐसे निकल रही है, उसका लेफ्ट हैंड से जोड़ रही है तवी रिवर। तो तवी रिवर इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी टू रिवर चेनाब, जहां पर फ्लैश फ्लड होने से बहुत लोगों का जान जा सकता था, वहां बचाया गया है बहुत लोगों को। तो रिवर तवी इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी टू रिवर चेनाब, रिवर चेनाब। आइए हम आपको दिखाना चाहते हैं यहां पर द रेसिडेंट्स ऑफ उत्तरकाशी, उन्होंने गंगोत्री, आइए गंगोत्री लेकर चलते हैं आपको। आपके मैप पे आपके सामने दिख रहा होगा गंगोत्री, ये देखिए बिल्कुल उत्तराखंड के नॉर्थ में देखिए, ये है गंगोत्री। तो यहां पर उत्तरकाशी के लोगों ने विरोध किया कि गंगोत्री नेशनल पार्क के आसपास आप वेस्ट इंसिनरेटर, वेस्ट को जलाने का कार्य मत करिए, ये एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, यहां ये सब काम मत करिए, इसको बंद किया गया। फिर ये है आपका गंगोत्री वाला नेशनल पार्क। आसपास आप देख सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दुधवा नीचे आ जाता है यूपी में, आप राजा जी भी यहाँ टाइगर रिजर्व देख सकते हैं। तो ये है गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। अच्छा, आपको एक और चीज बता दें, ये है, अगर आप बीच में देख पा रहे हैं यहां पर, तो मले महादेश्वर हिल्स है, मले महादेश्वर हिल्स है, महादेश्वर हिल्स है, ये चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका में है, ईस्टर्न घाट्स ट्राई जंक्शन है, यहां पर एक्चुअली कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का ट्राई जंक्शन है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था 2013 में, एंड इट मैनेज्ड अंडर द MM हिल्स वाइल्ड लाइफ डिवीजन, जो कि आपका मल्ले माधेश्वर हिल्स के नाम से है। यहां पर एक लायन, मतलब सॉरी, एक टाइगर और उनके 4 बच्चों को मृत अवस्था में पाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मल्ले महादेश्वर की जो आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल कॉन्टिग्युअस है आपका विद BRT टाइगर रिजर्व, ये आपका बिलीगिरी रामपुर टाइगर रिजर्व जो है, ये आपका बिलीगिरी हिल्स से निकलता हुआ टाइगर रिजर्व उसके कॉन्टिग्युअस है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व से कॉन्टिग्युअस है, और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भाई ये रिवर जो आप देख रहे हैं जो निकल रही है पूरा ऐसे घूमते हुए, ये कावेरी रिवर है, उसके पास में ही है ये। अगर हमने इसको भी नेशनल पार्क बना दिया या टाइगर रिजर्व बना दिया, तो सोचिएगा पूरा लगातार एक टाइगर रिजर्व चलता हुआ आ जाएगा। सो दिस इज योर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, BRT टाइगर रिजर्व और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास एक कंटिगुअस जोन बना रहा है मल्ले मादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहां पर सर आपको हिल रेंजेस अच्छे खासे मिलते हैं और छोटे छोटे माइक्रो हैबिटेट्स बन जाते हैं जहां पर स्पीशीज आपके रहते हैं। तो कंटिगुअस जोन है जहां पर कई बार एनिमल्स चलते फिरते भी पहुंच जाते हैं, कंटिगुअस जोन बना हुआ है, मल्ले महादेश्वर हिल्स इसका नाम है। अच्छा, बहुत आसान है आपके लिए याद रखना भाई, शिपकिला, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, शिपकिला है, एक मोटरेबल हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास है, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चाइना बॉर्डर है यहां पर, इसको खोल देने की बात चल रही है। यहीं से आपकी सतलज नदी भी जो है वो यहीं से एंटर कर कर जाती है भारत में, तो ये शिपकिला से ही सतलज नदी भी आती है। शिपकिला, शिपकिला पास है हिमाचल प्रदेश का, यहां से आप सीधे जा सकते हैं तिब्बत में। हालांकि 1962 से ही इसको बंद रखा गया है, 1962 के युद्ध के बाद से इसको बंद कर दिया गया था, और उसके बाद डोकलाम और ना जाने कितने ही क्लैशेस हुए कि इसको खोलने की बात नहीं चली थी। अब जाकर चाइना अपने आप को थोड़ा नम्र कर रहा है, विनम्र कर रहा है, तब हम बोले कि ठीक है चलिए आपका थोड़ा बहुत दे देते हैं, थोड़ा बहुत दे देते हैं। तो ये पूरी कहानी निकल कर आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम आपको बताना चाहेंगे सर, ये है आपका पालामू टाइगर रिजर्व। पालामू टाइगर रिजर्व मतलब झारखंड के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में आ जाइए, ये एरिया जो पूरा पड़ता है पालामू का, वहीं पालामू टाइगर रिजर्व है। झारखंड ने प्रपोज किया है इट्स फर्स्ट एवर टाइगर सफारी इन द फ्रिंज एरिया ऑफ पालामू टाइगर रिजर्व, ताकि टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ एजुकेशन बढ़े। ये पालामू टाइगर रिजर्व आप देख सकते हैं जो निकल रहा है, ये पालामू टाइगर रिजर्व है,
यहां पर कुछ नदियां आपको दिख रही हैं, जैसे नॉर्थ कोयल रिवर, औरंगा रिवर, बुढ़ा रिवर, ये आपको दिख रही हैं। और उसी पार्ट में है आपका पालामू टाइगर रिजर्व, जिसने बोला कि अब हमारे यहां सफारी करिए ताकि हम टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें, एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें। पालामू टाइगर रिजर्व। चलिए, अच्छा स्पीशीज की बात करते हैं। न्यू बैट स्पीशीज मिला है सर, नाम है हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस। हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस। तो देखिए वो लोग कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, मायोटिस क्या है, स्पाइडर है, बैट है, वेल है, छिपकली है, मच्छर है, पूछेंगे। तो याद रखिएगा ये क्या है, बैट की स्पीशीज है। मायोटिस क्या है, बैट की स्पीशीज है। कहां मिला है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड है। ब्रिंग्स टोटल बैट स्पीशीज इन इंडिया टू 135। इसी में दूसरा ईस्ट एशियन फ्री टेल्ड बैट हमें मिला है, टडारिडा इंसिग्निस, प्रीवियसली मिस आइडेंटिफाइड एज यूरोपियन स्पीशीज। कोई नहीं पूछने वाला है सवाल आपसे। बाबू पिपिस्ट्रेल, ये पूछा जाएगा, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही सब नाम तो आपको बस देखने हैं। बाबूजी, बाबूस पिपिस्ट्रेल क्या है, इट इज अ वैलिड स्पीशीज ऑफ अ बैट विच इज नॉट सिनोनिमस विद एनी अदर स्पीशीज। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में मिलता है, बैट का स्पीशीज है। बाबूस पिपिस्ट्रेल क्या है, ये भी एक बैट का ही स्पीशीज है। बस ठीक, इतना दो नाम आपको याद रखना है। पिपिस्ट्रल कहीं बोले आपसे, पिपिस्ट्रल तो याद रखिएगा ये क्या है, बैट है। पिपिस्ट्रल कोई बोले तो बैट है, पिपिस्ट्रल बैट है। मायोटिस बैट है, पिपिस्ट्रल बैट है, मायोटिस तो याद रखिएगा MYOTIS, कहीं लिखे तो बैट है, और आपको लिखे कहीं पे पिपिस्ट्रल, क्या है, ये भी बैट है, ये भी क्या है, बैट है। अच्छा, एवी लिस्ट क्या है, एवी लिस्ट, AVILIST, पहली बार फर्स्ट एवर यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट बन रहा है ऑल बर्ड स्पीशीज का। ये इंटीग्रेट करेगा एग्जिस्टिंग लिस्ट को एंड प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड टैक्सोनॉमी फॉर बर्ड्स वर्ल्ड वाइड। ये रिप्लेस कर देगा इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिकल कमिटी को, जो उनका लिस्ट बना हुआ है, और क्लीमेंट्स की चेकलिस्ट को जो कॉर्नेल ने दी थी। इसको लॉन्च किया गया है अंडर द वर्किंग ग्रुप ऑफ एवियन चेकलिस्ट इंक्लूडिंग बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्थोनोलॉजी, अमेरिकन ऑर्थोनॉलजी सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्थोनॉलजी यूनियन, एवीबेस एक्सेट्रा। एवी लिस्ट क्या बन रहा है, पहला यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट बन रहा है ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज, जो कि रिप्लेस कर देगा इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिकल कमिटी के लिस्ट को, क्लीमेंट्स की चेकलिस्ट को ये रिप्लेस कर देगा। आइए, नोथोपीजिया, नोथोपीजिया क्या है, एक जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है जो बिलोंग करता है एनाकार्डिसे फैमिली को, जिसमें मैंगो या काजू हैं, उसी फैमिली को बिलोंग करता है नोथोपीजिया। एक फ्लावरिंग प्लांट है नोथोपीजिया, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश का नेटिव है। आज हमें वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ नोथोपीजिया डिस्कवर्ड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दुनिया का सबसे पुराना नोथोपीजिया का अगर फॉसिल मिला है इस समय हमें, ये फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बिल्कुल मैंगो और कैशू की तरह होता है। ये हमें मिला है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। फॉसिल का डेट माना जा रहा है लगभग 23 से 24 मिलियन साल पहले का। इंडिकेट्स नोथोपीजिया वाज वंस वाइड स्प्रेड इन द ट्रॉपिकल नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट में अच्छा खासा फैला हुआ था। ये हमें ओल्डेस्ट फॉसिल रिकॉर्ड मिला है। Ancient climate of northeast India was warm and humid, suitable for tropical plants, जो नोथोपीजिया है। राइज ऑफ द हिमालयस टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से हो सकता है इसका रेंज ऑल्टर हुआ हो, टेम्परेचर ऑल्टर हुआ हो, विंड पैटर्न ऑल्टर हुआ हो, बावजूद इसके मिला है। हाँ, इस सब कारण से एक्सटिंक्शन जरूर हो गया इसका यहाँ पर आज भी हमें मिला है। नोथोपीजिया वेस्टर्न घाट्स में आज भी मिलते हैं, और ये लिविंग फॉसिल के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि बहुत पुराने हैं, और इन पे स्टडी करके आप पुरानी चीजों के बारे में भी समझ पाते हैं। नोथोपीजिया। आपके सामने एक स्पाइडर है, इस स्पाइडर को याद रखिएगा, ये है स्पार्टेयस कारीगरी। स्पार्टेयस कारीगरी, कारीगरी एक माउंटेन का नाम है, तो कारीगरी कोई पूछे तो स्पार्टेयस कारीगरी एक स्पाइडर है। न्यू स्पीशीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर, बहुत जंप करता है ये, स्पार्टेयस कारीगरी। लोकेशन आपको बता दे, कारीगरी सर ईस्टर्न घाट्स, एलिफेंट हिल में है। देवकरण्य, देवकरण्य दुर्ग कर्नाटका। विलीपुरम डिस्ट्रिक्ट तो एलिफेंट हिल है, ये तमिलनाडु में भी मिलते हैं। प्राइमरी साइट इसका कारीगरी है, एलिफेंट हिल कर्नाटका। तो ये वेस्टर्न घाट से, सॉरी ये वेस्टर्न घाट से। रॉकी आउटक्रॉप्स और क्रेविसेस में मिलता है। ऑब्जर्व्ड गार्डिंग एग क्लच इन नेचुरल हैबिटेट, अपने एग क्लच को गार्ड करता है ये। बिहेवियर यूजेस मिमिक्री एंड वेब इन्वेजन फॉर इंटेलिजेंट प्रेडेशन।
shows sharp vision, a hallmark of Salicidae family. वाइबर का ऐसे भी ये स्पाइडर्स का आपका वैसे भी शार्प विजन होता है। तो ये कुछ नाम है। कारीगरी एलिफेंट हिल है सर कर्नाटका की, जहां पर हमें ये मिला है स्पार्टेयस कारीगरी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर भारत में खुलने जा रहा है जिसका नाम होगा साउथ एशिया रीजनल सेंटर फॉर पोटैटो। मतलब इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का साउथ एशिया रीजनल सेंटर खुला है आपके भारत के आगरा के, उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगड़ा में। क्या खुलने वाला है? आलू का जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका साउथ एशिया रीजनल सेंटर खुलने जा रहा है। एफिलिएशन इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर से होगा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर जो है ना, ये 1971 में पेरू में बना था, लीमा में। आपको बता दें, आलू पेरू का नेटिव है, या मतलब लैटिन अमेरिका का नेटिव है। इसको पोर्चुगीज भारत में लेकर आए थे 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में लेकर आए थे। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी बढ़ाना है, आलू का न्यूट्रिशन फूड सिक्योरिटी बढ़ाना है, हमें यही कोशिश करनी है। तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में बहुत एक्टिव है ये। भारत में सर एशिया में खुलने वाला है साउथ एशिया रीजनल सेंटर, सिंगड़ा आगरा उत्तर प्रदेश में खुलने वाला है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का साउथ एशियन रीजनल सेंटर, और ये सिंगड़ा आगरा में खुलेगा। कहां पे ये इंटरनेशनल सेंटर है? पेरू में, लीमा। लीमा उसकी राजधानी, पेरू वहीं है। ठीक है, तो यही हम काम करेंगे। सीड इनोवेशन करेंगे, क्लाइमेट रिसर्च करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, फार्मर ट्रेनिंग करेंगे, मार्केट, भाई सारा काम वही करेंगे, इसमें कोई अनोखा नहीं है, सारा काम वही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, भारत में पोर्चुगीज लेकर आए थे, पोर्चुगीज और स्पेनिश लेकर आए थे आपके पोटैटो को, आलू को, और ये 17वीं शताब्दी में हो रहा है, 17th सेंचुरी में ये हो रहा है। CSIR IHBT मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने सक्सेसफुली हींग को उगा लिया है। फर्स्ट फ्लावरिंग एंड सीड सेटिंग ऑफ एसाफोटिडा, जिसको आप हींग बोलते हैं, एसाफोटिडा, एसाफोटिडा को आप हींग बोलते हैं, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। टाइप आपको बता दें सर, ये पेरेनियल हर्ब है, हमेशा ये किसी भी सीजन में लगता है, और सोर्स है ओलियो गम रेजिन का। यूजेस आपको पता ही है हींग का क्या क्या यूज है। इसको आप हींग तो बुलाते ही हैं, पानी में मिला लीजिए, पन्ने में मिला लीजिए, खाने में मिला लीजिए, छौंका में मिला लीजिए, सब जगह यूज हो रहा है। इसका रेजिन सर टैप रूट से निकलता है, तो इस प्लांट का आप रूट खाते हैं, मॉडिफाइड रूट सिस्टम आप इसका खाते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद होता है। हींग का याद रखिएगा, हींग क्या भारत का नेटिव है? बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा, ये नेटिव रहा है ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का, आपका नेटिव नहीं है। इसको कोल्ड एरिड ड्राई कोल्ड डेजर्ट लाइक कंडीशंस चाहिए, रेनफॉल इसको कम चाहिए, टेम्परेचर -4 से 40 डिग्री तक ये झेल सकता है, -4 से 40 डिग्री तक ये यूज कर सकता है। सॉइल टाइप सैंडी, वेल ड्रेन्ड चाहिए। इंडियन जोन सुटेबल, लाहौल स्पीति, किन्नौर, उत्तराखंड में ये अच्छे से हो सकता है। तो याद रखिए, ठंड में होता है, -4 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बर्दाश्त कर पाएगा, और ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया का नेटिव रहा है, नेटिव रहा है। चलिए, और हमें लगता है कि आज के लिए इतना ही रहेगा। आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, सर 2 बैच चालू हो रहे हैं। आरंभ बैच इंग्लिश का चालू हो रहा है सर 9 जुलाई, मतलब आज से। आप तो जुड़े नहीं अभी तक, तो जुड़ जाइए भैया, वेट किसका कर रहे हैं। CMC कोड जैसे ही लगाएंगे ना, आपको बेहतरीन ऑफर मिलेगा। या आप इंग्लिश में जुड़ जाइए, हमारा ये भी बैच आज से चालू हो रहा है, तो आप जुड़ जाइए बस हमारे साथ। ऑप्शनल्स हमारे बहुत सारे, तमाम ऑप्शन चालू हो गए, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, पबैड, सोशियोलॉजी सब चालू हो गया, PSIR चालू हो चुका है। साथ ही में हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, आप प्लस, आइकॉनिक या कॉम्बो ले लेते हैं। कॉम्बो में सर आपको पता है कि GS और ऑप्शन दोनों मिलाकर पढ़ाते हैं, और बहुत किफायती हो जाता है, दोनों का कोर्स आपका चल रहा है। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो 1:1 मेंटरशिप, कुछ डेली आंसर राइटिंग, और ये सारी किताबें आपको मिल जाती है, जो 30 से 45 दिन में आपके घर पे डिलीवर हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। शेयर करने इसलिए करना है क्योंकि अच्छी चीज सब जगह पहुंचनी चाहिए, और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, जो क्वेश्चन पूछे जवाब जरूर दे दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय।